अपनी शादी पर ना तो पापा राजी थे और ना ही मम्मी, मगर उनके पिताजी इन दोनों को शादी के बंधन में बांधने को मरे जाते थे। तभी देखने वाले कहते थे कि ऐसे जबरदस्ती की शादी का अंजाम बहुत बुरा होता है। अंजाम से बेपरवाह ईश्वर ने मुझे मेरी माँ और बाप के बीच नानी के सपनों के जैसे फूल की सूरत की तरह पैदा कर दिया। नानी का ख्याल था बच्ची हो गई है, देख लेना कि अब ये दो किनारे एक दूसरे से दूर होते हुए भी करीब आ जाएंगे। इनकी बेटी हो गई है तो निभा भी हो जाएगा। लेकिन ऐसा ना हुआ। अभी मैं सिर्फ 6 माह की थी कि मम्मी और पापा में तलाक हो गई। पापा की जिंदगी से हालात ने सारी खुशियां खत्म कर दी थी। मैं भी बबूल का कांटा बन कभी इधर कभी उधर माँ और बाप दोनों के दिल में चुभने लगी। कभी माँ की मोहब्बत भरी गोद को तरसती और कभी बाप के प्यार भरे बोलों को तड़पती। पहले पापा ने मुझे माँ से छीना, फिर जमाने ने माँ को मुझसे छीन लिया। जिन दिनों मम्मी को तलाक हुई तब मम्मी की उम्र 19 बरस की थी। खूबसूरत थी, इसलिए कैसे घर बिठाई जा सकती थी। उनकी दोबारा शादी कर दी गई और मेरी मम्मी का घर आबाद हो गया। नाना नानी को सुकून मिला, मगर मुझे क्या मिला? मेरी दुनिया तो फिर भी बर्बाद ही रही। जब दूसरे बच्चों को अपनी बाहों से लिपटते देखती दिल में एक खुशी होती। उधर गलियों में भटका करती, वो रास्ते तलाश करती जिन पर चलकर मैं माँ के पास पहुंच जाऊं, मगर वो रास्ते मुझे ना मिले कि वो सब खो चुके थे। मिल भी जाते तो मैं उन पर चल ना सकती थी। पापा जल्द ही मेरी जिम्मेदारी से घबरा गए। एक नन्ही बच्ची की परवरिश बिन माँ के आसान नहीं थी। मर्द के लिए कमाना तो आसान होता है, लेकिन बच्चे पालना मुश्किल है। पापा ने मेरी नानी से भीख मांगी कि मुझे गोद ले ले। मैं नानी के जिगर का टुकड़ा और उनकी चहेती बेटी की औलाद थी, इसलिए वो कैसे इनकार कर सकती थी। झटपट हामी भर ली। मैं बाप के घर से नानी के घर आ गई, लेकिन इस शर्त पर कि वो मुझे मेरी माँ के हवाले नहीं करेगी, क्योंकि पापा नहीं चाहते थे कि मैं सोतेले बाप के टुकड़ों पर पलूं। पहले माँ की जुदाई का दुख सहा, फिर बाप से दूरी का दुख भी सह लिया। लेकिन एक बात तो थी, पापा ने मेरे खर्चे का जिम्मा उठा लिया और मैं दर दर भटकने से बच गई। नानी को मेरे जाने से सुकून मिल गया और मैं ताई और बुआ के घरों में जाकर रहने से बच गई। माँ भी खुश हो गई कि चलो, भले ही बेटी को अपने पास न रख पाई, मगर बेटी की सूरत तो देखने को मिलती रहेगी। हमेशा की दूरी से कभी कभी का मिलाप अच्छा है। एक दूजे की शक्ल तो ना भूलेंगे, मगर जो ये कहते हैं कि मरकर बिछड़ जाए तो सब्र आ जाता है, ये कभी कभार का मिलना प्यार की प्यास को और भड़का देता है। और यही हुआ कि जब माँ नानी के घर आती, मुझसे मिलती तो रोने लगती। मैं भी उनको रोता देखकर रोती और उनसे लिपट जाती। मम्मी नानी को कहती, मेरी बेटी मुझे दे दो, इसके बगैर सुकून नहीं है। नानी कहती कि इसका बाप मुझसे वादा ले गया है, इस बुढ़ापे में मुझको झूठा ना बनाओ, मेरे सफ़ेद बालों की लाज रहने दो। वो मुझे जी जान से ऊपर रखते, लेकिन ये कुदरती नेचर है कि जब मम्मी आकर रोती तो मैं भी उनकी तरफ खींचने लगती और मैं उनसे यूं लिपट कर रहती जैसे एक बैल पेड़ से लिपट जाता है। फिर माँ की जुदाई मौत लगने लगी। हरदम यही चाहती कि माँ के साथ चली जाऊं, मगर बूढ़ी नानी की आंखों में आंसू देखकर उन्हीं के पास रहना पड़ता था। कभी कभार मेरे सोतेले पापा भी मम्मी के साथ नानी के घर आ जाते थे और हम माँ बेटी का ये उदास मिलाप देखकर रंजीदा हो जाते थे। आखिर में ये रोज रोज का रोना धोना रंग ले आया। एक रोज जबकि नानी अस्पताल गई हुई थी, सोतेले बाप ने मुझे मम्मी की बीमारी का कहकर बहला लिया और अपने साथ घर ले आए। मैं माँ के घर आकर खुश हो गई और नानी का सारा प्यार भूल बैठी। माँ आखिर माँ थी और उसके प्यार का मजा ही सबसे जुदा था। सोतेला बाप भी कुछ ऐसा बुरा न था, मोहब्बत करता था और नरमी से पुकारता था, हर फरमाइश पूरी करता, किसी चीज की कमी ना होने देता। यहाँ आकर रुकी तो काफी दुख दूर हो गए थे। वो खड्डा भी भर गया जो माँ बाप की जुदाई से दिल में पैदा हो गया था। मैं खासी आसूदा हो गई। अब लगता था जैसे किसी ने रास्ते के पत्थर को उठाकर एक तरफ रख दिया हो और आने जाने वालों की ठोकरों से बचा लिया हो। 16 साल की उम्र तक सोतेले बाप ने मुझे बाप जैसी मोहब्बत की और उस प्यार में जरा भी कमी ना आने दी। लेकिन जब मैं 17 बरस की हो गई
तो अचानक उसकी मोहब्बत और इंसानियत एक नए रंग में बदल गई। अब उसकी नजरों में बाप वाला प्यार ना बना रहा, जैसे वो किसी दूसरी सोच में डूबा रहने लगा हो। उसके चेहरे पर कोई और ही इरादा भरा आया था। अब मुझे उस शख्स से डर लगने लगा था। उसकी तरफ देखने से खौफ महसूस होता और कभी कभी तो उसकी गहरी गहरी आंखों में झुरझुरी आ जाती। वो घर जो पहले मेरे लिए किसी फूलों के बाग जैसा था, जहां मैं एक कोमल कली की तरह खिलकर रहती थी, अब वही घर मुझको एक अंधेरा और सुनसान वीराना लगने लगा था। एक रोज जब मम्मी पड़ोस में गई हुई थी तो मैं अकेली बैठी सब्जी बना रही थी कि मेरा ये सोतेला बाप आ गया। मुझको तनहा देखकर उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा मुझे ऐसा नजर आया कि मेरे मुंह से चीख निकल गई। उसकी निगाहों में भेड़िए जैसी झपट थी। सोचा दरवाजा खोलकर निकल भागूं, मगर उसने मेरा रास्ता रोक लिया। खैर, ऊपर वाले को मुझ पर तरस आ गया। उसी वक्त मेरी मम्मी आ गई। मम्मी ने मुझे डरा सहमा देखा तो उनकी जैसे तीसरी आंख खुल गई थी। बोली, निशा के पापा, पड़ोसन ने हमारी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता बताया है। अब मैं उसका ब्याह करने चली हूं। हाँ, मैं भी इसी फिक्र में हूं। सोतेले पापा ने मम्मी को जवाब दिया। भगवान किसी लड़की से उसके बाप का साया ना छीने, क्योंकि उसको बाप की मजबूत पनाह की असल जरूरत होती है। उस दिन के बाद से एक लम्हा भी मुझको चैन नसीब ना हुआ और मैं हर पल खौफ की बारिश में भीगती रही। माँ भी बखूबी जान चुकी थी कि मैं उसके पति पर बोझ हूं और किसी भी वक्त हम माँ बेटी के सरों पर विश्वास की छत गिर सकती है। अब वो उठते बैठते कहती, निशा के पापा, उसका ब्याह कर दो। अब जवान बेटी का घर बिठाए रखना ठीक नहीं है। मेरा सोतेला बाप माँ के इस रोज रोज के तगादे से ऊब गया। उसने सोचा, जिस लड़की का इतने बरस खर्चा उठाया, जिस पौधे को बरसों सींचा, अब उसकी छांव दूसरे घर जाएगी तो फिर मुफ्त में क्यों? कुछ वसूल तो होना चाहिए ना। उसने मेरे लिए रिश्ता तलाश कर लिया और मम्मी खुश थी कि निशा ब्याही जा रही है, अब सुख का सांस लेगी। मगर सोतेले बाप ने यूं ही मेरी शादी पर खर्चा नहीं किया, बल्कि सौदा किया था कि शादी के बदले में उस भले मानस से मेरे बचपन से अब तक का खर्चा भी वसूलेगा। जिस सौदागर ने सौदा किया, उसने भी सोच समझकर एक मोटी रकम मेरे बदले मेरे सोतेले बाप की जेब में डाली थी। उस शख्स का नाम राजवीर था और उसका भाई फिल्मी दुनिया में एक्टर्स था। यहां तक कि वो लड़कियां भी सप्लाई करता था। उसने अपने उस भाई को कहा कि ये लड़की कैसी रहेगी? सोने की चिड़िया है भैया, उसने जवाब दिया। तो मैंने समझ लिया कि और भी कयामत आना अभी बाकी है। मेरे पति की दरअसल ये दूसरी शादी थी। पहली पत्नी से 2 बच्चे थे, जिसको उसने तलाक दे दिया था। उसको अब पत्नी नहीं, उसके हालात संभालने वाली कोई मददगार चाहिए थी। पति और देवर के बीच ऐसी बात सुनी तो फैसला कर लिया कि एक नए नर्क में गिरने की बजाय यहां से निकल जाना ही बेहतर है। अलबत्ता एक रोज मौका पाकर मैं घर से फरार हो गई, जैसे पिंजरे से निकलकर भागी थी। मगर जिस पंछी के पर कट चुके हों, उसकी उड़ान कहां तक होगी? रास्ते में ही धर ली गई। एक पुलिस वाले ने आवारा फिरता देखा तो करीब आया और बोला, मैं देख रहा हूं तुम इधर उधर घूम रही हो, तुम्हारा घर कहाँ है? चलो मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूं। मैंने कहा कि तुम मुझे अपने साहब के पास पहुंचा दो, मैं उनको ही अपने बारे में बताऊंगी। वो सिपाही बड़ा हैरान हुआ कि कैसी लड़की है जो खुद हवालात जाना चाहती है। पहले तो उसने मुझे समझाया, अपने घर चलने की भी पेशकश की, मगर मैं ना मानी तो थाने ले आया। कुर्सी पर जो शख्स नजर आया वो उचित किरदार का नहीं लग रहा था। मैं एक तरफ बैठ गई। उसने मेरे बारे में सवाल किया। हवलदार ने कहा, ये लड़की अपना पता नहीं बताती, काफी देर से इधर उधर घूम रही थी, मैं यहाँ ले आया। मैंने इंस्पेक्टर से कहा कि आप मुझे विश्वसनीय लगते हैं, मैं आपको अपनी मुश्किल बता देती हूँ। वो बोला, अभी मेरे पास वक्त नहीं, किसी जगह जाना है, वापसी आकर तुम्हारी बात सुन लूंगा। हवलदार से कहा, ओके, अभी इसको हवालात में बैठा दो, आकर बात भी सुन लूंगा और फैसला भी करूंगा। वो चला गया। सुबह से शाम हो गई मगर वो शख्स न आया। लेकिन वहां एक और बुजुर्ग हवलदार भी था जो चुपचाप मेरी बेबसी का तमाशा देख रहा था। वो नर्म दिल रखता था, मेरे हाल पर गमजदा था, मगर कुछ ना कर सकता था।
उसने मौका पाकर मुझे कहा, ये मेरे दोस्त का मोबाइल फ़ोन है, इसमें एसपी साहब का नंबर है। नाम भी बताया कि उनको फ़ोन करके अपना हाल बता दो, उससे पहले कि इंस्पेक्टर आ जाए। वो जाने तुम्हारे साथ क्या बर्ताव करेगा, जबकि एसपी साहब अच्छे आदमी हैं, हर बात सच सच बताना। मैंने वॉशरूम में जाकर आहिस्ता आवाज़ में अपना हाल एसपी साहब को बता दिया। वो उसी वक्त वहाँ आ गए। पूछा, बेटी अब तुम कहाँ जाना चाहती हो? अपने किसी काबिल विश्वसनीय रिश्तेदार का घर बताओ जहाँ तुम जाना चाहती हो। मैंने सोचा किसका नाम बताऊं, मेरा अपना है कौन, बाप है तो, मगर उनको क्या पता कि उनकी बेटी के साथ क्या बीत रही है। वो तो यही समझ रहे होंगे कि नानी बीमारी की वजह से दुनिया छोड़ गई तो बेटी को उसकी माँ ले गई, माँ के पास ही होगी। मैंने भी माँ की ओढ़नी में छुपकर अपने सगे पिता के पास जाना तो क्या, उनसे मिलना भी गवारा ना किया था। उन्होंने एक दो बार कोशिश की तो उसके डर से छुप गई कि कहीं वो मुझको माँ से छीन कर ना ले जाए। 17 बरस बाद तो यकीनन अब उन्होंने मुझे मरा हुआ ही समझ लिया होगा। उस वक्त मेरे दिल की हालत तो वही जान सकता है कि जिसके रिश्तेदार मौजूद हों, मगर फिर भी जिसका कोई ना हो। अचानक मुझे शारदा मौसी का ख्याल आ गया। ये मेरी नानी के रिश्ते की भांजी थी और अक्सर उनसे मिलने आया करती थी। वो मुझे बचपन में बहुत प्यार करती थी। मैंने एसपी साहब को बताया कि मैं अपनी शारदा मौसी के पास जाना चाहती हूँ। उन्होंने नंबर पूछा। मुझे उनका नंबर मालूम न था, मगर नानी के घर की पिछली गली में उनका घर मालूम था। मैंने उन्हीं के घर जाने की ख्वाहिश कर दी। उन्होंने मुझको शारदा मौसी के घर पहुंचाया और उनके पति को थाने बुलाकर बयान लेकर मुझे उनके हवाले कर दिया। शारदा मौसी मुझे देखते ही लिपट गई, रोने लगी। सभी हाल उनको बताए, अगरचे उनकी माली हालत बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे रख लिया। उनके भाई वकील थे, उनसे मेरा केस बताया तो उन्होंने मेरे पति से मेरी तलाक करवा दी और फिर मौसी ने अपने बेटे अर्जुन से मेरी शादी कर दी। मैं ना माँ से मिली और ना बाप से, और अर्जुन का घर ही अब मेरा घर हो चुका था। यहाँ इंसानियत, मोहब्बत, शराफत तो थी, मगर खाने के लाले पड़े थे और अर्जुन की नौकरी न थी। उनके पिता की छोटी सी पेंशन पर गुजारा चल रहा था। एक रोज मौसी बोली, बेटी अगर बुरा ना मानो तो जहां मैं काम पर जाती हूं तू भी चल, एक से दो भले होते हैं। जब तक अर्जुन को कोई ढंग का काम नहीं मिलता हम अपने घर की गाड़ी को खुद ही चलाएंगे। क्यों नहीं मौसी, अगर आप काम कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। इस तरह मैं शारदा मौसी के साथ गारमेंट फैक्ट्री जाने लगी और जल्द ही वहां काम सीख लिया। मैं बच्चों के कपड़ों की मशीन पर सिलाई करती थी। इस तरह हमारी आमदनी में बढ़ोतरी होती गई। मौसी काफ़ी अरसे से उस फैक्ट्री में सिलाई कर रही थी। उनको सब फैक्ट्री वाले जानते थे, मगर बेटे की नौकरी के लिए मालिक को कहने से घबराती थी। अर्जुन ने ग्रेजुएशन किया हुआ था, मगर उनके हिसाब से फैक्ट्री में काम नहीं था। एक रोज़ मैंने मालिक से अर्जुन की नौकरी की बात की तो उन्होंने उनको ऑफिस में नौकरी दे दी और तनख्वाह भी ठीक थी। और अर्जुन ने नौकरी मिलते ही मुझे फैक्ट्री आने से मना कर दिया, क्योंकि मैं उम्मीद से हो गई थी। हम दो औरतों की आमदनी से बढ़कर अर्जुन को तनख्वाह मिल जाती थी। ऊपर वाले ने लाज रखी और उनकी तनख्वाह में बेटी की पैदाइश वाले दिन बढ़ोतरी हो गई। वो कहते हैं मेरी बेटी अच्छा नसीब लेकर आई है और मैं प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर करे मेरे जैसा मेरी बेटी का नसीब ना हो। इस बात को अरसा बीत चुका है। अर्जुन अब फैक्ट्री में मैनेजर है और हम खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर मैं आज भी झगड़े और तलाक से डरती हूँ। खुदा करे किसी के बच्चे माँ बाप की तलाक का ईंधन और दुनिया के लिए तर निवाला ना बने। मैंने शादी के बाद कभी अपने पति से झगड़ा नहीं किया, ताकि मेरे बच्चे माँ बाप के साए तले पुरसुकून माहौल में पले बढ़े। दोस्तों, ये कहानी उन शादीशुदा लोगों के लिए है जो आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, मामूली बातों पर इतना लड़ाई को बढ़ा देते हैं कि तलाक की नौबत आ जाती है। वो खुद तो जुदा होकर अपनी नई जिंदगी, नया घर बसा लेते हैं, लेकिन बच्चों की जिंदगी तबाह हो जाती है। इसलिए आपसे गुजारिश है, कभी आपस में कोई मामूली झगड़ा हो भी सही तो अपनी औलाद की खातिर ही कुर्बानी देकर खामोश हो जाया करें, चाहे वो लड़की हो या लड़का। मगर पति पत्नी एक दूसरे की मामूली गलतियों को इग्नोर करें और प्यार मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारें। गुस्से में औरत भी अपनी जुबान पर काबू रखे,
और पति को भी चाहिए कि वो बिना वजह पत्नी के साथ जुबान न लड़ाए, ताकि किसी की बेटी की जिंदगी नर्क न बने। उम्मीद है दोस्तों कि हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।